अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, उर्दू शायरी में हसीनों के झूठे वादों पर बहुत शेर लिखे गए हैं। चूंकि मेरे कप्तान भी एक हैंडसम आदमी हैं, इसलिए उनके वादे भी हसीनों के वादों की तरह वफा नहीं होते। मेरे कप्तान ने अपने 26 साल सियासी करियर में जितने वादे और ऐलानात किए, अगर उनका 10वां हिस्सा भी पूरा हो जाता तो मुल्क के हालात बदल जाते। मेरे कप्तान ऐसे वादे करने में कमाल की महारत रखते हैं जिन पर अमल नामुमकिन हो। ऐसे लच्छेदार वादे और ऐसे शानदार ऐलानात करते हैं कि अच्छा भला सियाना आदमी भी होश और आवाज खो देता है और ख्यालों की दुनिया में पहुंचकर मेरे कप्तान के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। ख्वाबों का ऐसा जहां बसाते हैं जिसका सोच कर ही दुनिया में जन्नत का गुमा होने लगता है। मेरे कप्तान ने कौम को जो लारे लगाए और जिस नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, उसमें ना रवायती सियासत की चालबाजियां थी, ना कहीं करप्शन और झूठ का गुजर था। वो तरक्की याफ्ता मुल्कों के इंसान दोस्त सिस्टम से बात शुरू करते और रियासत मदीना तक ले जाते। लेकिन अफसोस इन सादा दिल लोगों पर जिन्होंने मेरे कप्तान के दिखाए ख्वाब अपनी आंखों में बसा लिए। कुछ के ख्वाब किरचियां बनकर बिखर गए और कुछ अभी तक उस ख्याली जन्नत में रह रहे हैं जिसका वादा मेरे कप्तान ने उनसे किया था। मेरे कप्तान जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के वज़ीर आज़म के साइकिल पर सवार होने की मिसालें देते थे, खुद हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड तैयारों से नहीं उतर है। माजी में वो रिवायती सियासतों से कितना बेजार थे, सुनिए जरा। नाज़रीन, मेरे कप्तान की ऐसी बातें सुनकर हम समझे कि अब रिवायती सियासतदानों के लिए कोई जगह नहीं रही। लेकिन इसके बाद मेरे कप्तान ने शेख रशीद को चपड़ासी नहीं बल्कि वजीर दाखिला बना दिया और पंजाब की पग उनके बकौल पंजाब के सबसे बड़े डाकू के सर पर रख दी। लेकिन मेरे कप्तान के खिलाड़ी इस पर भी मायूस ना हुए। 2014 में जब मेरे कप्तान ने धरना दे रखा था तो रोजमर्रा जाने की तारीखें दिया करते थे। सुनिए मेरे कप्तान की पेशगोई जो उन्होंने कंटेनर पर की थी। नाज़रीन, मेरे कप्तान के ये 4 बरस तक ना आए और आखिरकार धरना खत्म करना पड़ा। वो सारी बिशारतें झूठी साबित हो गई जो मेरे कप्तान कंटेनर से दिया करते थे और इलेक्शन 2018 में ही हुए। हुकूमत में आने से कबल मेरे कप्तान जो कुछ कहा करते थे, हुकूमत में आने के बाद सब कुछ उसके उलट। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम जारी की तो मेरे कप्तान ने उसके बारे में जो कहा, सुनिएगा जरा। जी नाज़रीन, सुना आपने कि मेरे कप्तान कौम को असूल पसंदी का सबक पढ़ा रहे थे, लेकिन जब वो खुद वजीर आज़म बने तो सारी असूल पसंदी भूल गए और एमनेस्टी स्कीम जारी कर दी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मेरे कप्तान वजीर आज़म बनने से पहले एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों की तफ्तीश का ऐलान कर रहे थे और वजीर आज़म बनने के बाद खुद भी ऐसी ही स्कीम दे रहे थे। मेरे कप्तान ने अपने दौरे इक़्तिदार में वो सब कुछ किया जिसकी वो मुखालिफत करते आए थे। इसी की एक मिसाल मेरे कप्तान की काबीना की है। मेरे कप्तान ने मुल्क की दौलत बचाने के लिए कौम से कितनी मुख्तसर वादा किया था, अब जरा ये सुनिएगा। नाज़रीन, ये तो वो वादा था जो मेरे कप्तान ने कौम से किया, लेकिन जब मेरे कप्तान वजीर आज़म बने तो बाकी वादों की तरह ये वादा भी भूल गए। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उनकी काबीना अरकान की तादाद 10 सेंचुरी से भी ज्यादा थी। मेरे कप्तान की तरफ से अपने खिलाड़ियों को लारे लप्पे लगाने का सिलसिला हुकूमत खत्म होने के बाद भी जारी रहा। 25 मई के नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद 26 मई की सुबह को मेरे कप्तान ने ऐलान किया कि वो रहमदिली का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दे रहे हैं ताकि इस वक्त में नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। मेरे कप्तान ने क्या कहा, अब ये सुनिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान के खिलाड़ी इस वादे के बाद 6 दिन तक इंतजार करते रहे, मगर ये 6 दिन 6 माह से भी ज्यादा तवील हो गए। वो लॉन्ग मार्च जो 2 जून को इस्लामाबाद पहुंचना था वो अभी तक नहीं पहुंचा, बल्कि रावलपिंडी पहुंचकर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। रावलपिंडी में मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन यह ऐलान अभी तक पूरा नहीं हो सका और मेरे कप्तान बस तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में मेरे खिलाड़ियों को एक नया लारा लगाया है। नाज़रीन, ये बात तो मेरे कप्तान ही बता सकते हैं कि दोनों वज़ीर आला के ऐलानात के बाद अब असेंबली तोड़ने में आखिर क्या रुकावट है। अब तो बस ये इंतजार है कि मेरे कप्तान का ये वादा वफा होता है या हसीनों के वादों की तरह बात आज से कल और कल से परसों पर पड़ जाती है। मेरे कप्तान के इस नए ऐलान के बाद मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, रावलपिंडी जलसे में मेरे कप्तान ने मुशावरत के बाद दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया था। अब मुशावरत तो हो चुकी है और दोनों वज़ीर आला की रजामंदी भी मिल चुकी है, फिर असेंबलियां तहलील करने में आखिर ताखीर क्यों? सवाल नंबर 2, इस वक्त 2 सूबों की हुकूमत मेरे कप्तान के पास है और वो सिस्टम के बड़े स्टेक होल्डर हैं जो हेलीकॉप्टर समेत सारे सरकारी वसाइल के मजे ले रहे हैं। क्या मेरे कप्तान को डर है कि अपना आखिरी कार्ड खेल देने के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा? सवाल नंबर 3, हुकूमती रहनुमाओं ने जब ये साफ साफ कह दिया कि वो मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे,
फिर मेरे कप्तान ने 1 माह का आखिर वक्त क्यों दिया है? सवाल नंबर 4, बज़ाहिर यूं लगता है कि मेरे कप्तान हुकूमत को मोहलत दे रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में मेरे कप्तान 1 माह की मोहलत दे रहे हैं या ले रहे हैं? सवाल नंबर 5, जिस तरह मेरे कप्तान को 2011, 2014 और 2018 में मदद मिली, क्या अब भी मेरे कप्तान किसी ऐसे शख्स की मदद के इंतजार में हैं जिसके बारे में कुछ अरसे बाद वो पूछ सकें कि वो कौन था? इस पर मजीद बात करेंगे। तमाम सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे कि वो कौन था। इस मौजू के ऊपर तो जरूर बात करना चाहूंगा। वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस मामले पर बात कर रहे हैं। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये जो सवाल है कि वो कौन था, मुनस इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसकी बड़ी बाज़गश्त है इस वक्त मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के तमाम सियासी हलकों के अंदर। उनका यह कहना था कि बाजवा साहब ने उनको कहा था कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब चले जाएं, और जिसके बाद हम जानते हैं कि वो उस तरफ चले गए। तो ये सर, ये जब सब कुछ ये हुआ था तो ये इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंची थी कि बाजवा साहब ने मुनस इलाही साहब को ये सब कुछ कहा था? नहीं जी, हमें तो देखिए, हम तो मुसलसल एक मुज़ाकरात की शक्ल में थे मुस्लिम लीग नून के साथ, पार्टी के साथ। चौधरी साहब के हुक्म पर हम मुज़ाकरात कर रहे थे। वो चीफ मिनिस्ट्री में जब कामयाबी हो गई, हम घर पे इकट्ठे हुए, परवेज इलाही साहब और सारे साहब, हम तीनों हम जरदारी साहब के पास गए और हमने उनको उठाया, शुक्रिया अदा किया। बाद अगले दिन सुबह और उसमें अभी का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अगर बाजवा साहब ने कहा, अगर बाजवा साहब जाए तो मतलब साबित कर रहे हैं कि बाजवा कहते रहे हैं कि 2021 से बाद पाकिस्तान थी ए पॉलिटिकल थी, और नहीं कहा तो अपने दूसरे को से मंसूब करना इस बात को, आई डोंट नो इसमें बेहतर फायदा होगा या ऐसा कोई चीज होगी जो उनकी प्रोग्राम में है, इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इस पे कमेंट करने से इसलिए कासिर हूँ कि ये दोनों शक्लों में बात हजम नहीं हो रही कि अगर बादशाह साहब ने इनको भेजा है तो इसका मतलब है इससे बड़ी एहसान तो नहीं हो सकता ना, फिर उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं देखा अपने किसी सियासी फायदे के लिए बात कर रहे हैं तो अपने किस लिए हम इस एक्सपोजर में पड़े हुए हैं। तो बड़े सिंपल सी बात साहब कि इमरान खान ने असेंबली तहलील करने का ऐलान किया। ठीक है, वो पहले दिन ये बात नहीं कर रहे हैं, उससे ना असेंबली तहलील होनी है ना ये कर सकते हैं, इतनी जरूरत है कि ये खिलाफ असेंबली को और KPK की असेंबली तहलील है। रीजन बीइंग कि उनके अपने अराकीन को आप देख रहे हैं, अराकीन दोनों चीफ मिनिस्टर का भी इरादा नहीं है कि वो असेंबली को तहलील करें। ये कहना बड़ा आसान है कि इमरान खान साहब का हुक्म होगा हम असेंबली तहलील कर देंगे, तहलील कर दें। हमारे लिए कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कोई इशू नहीं है। तो अगर इन्होंने, लेकिन इनका आईनी हक है, अगर इन्होंने असेंबली तहलील कर दी तो गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कोई इलेक्शन करवाए। और अगर ये वाकई अभी इलेक्शन चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह गवर्नमेंट मजबूर हो जाए। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि इस वक्त जारी बात है आपकी जो बड़ी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो ये कहती है जी तहरीक एतमाद भी हम ला सकते हैं, एतमाद का वोट हासिल करने का भी कहा जा सकता है, इन मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो मुस्लिम लीग काफ के 10 MPs हैं जी, वो जो 10 MPs हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। तो वो 10 MPs मैं मंसूर अली खान साहब, मैं आपकी इस बात का जवाब बहुत खुले अंदाज में देने की कोशिश करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने ये कहा है कि इनको हम मतलब फेस करेंगे, इनको हैंडल करेंगे, और अगर ये असेंबली तोड़ दे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये असेंबली क्यों नहीं तोड़ रहे, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं इमरान खान साहब? इसलिए दे रहे हैं कि ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ है, इनको मैं जो भी झूठ बोलूंगा, जो ड्रामा करूंगा, वो लोग जो है उसको सच समझेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इन्होंने असेंबली तहलील न की तो जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो ऑप्शन हो सकता है, गवर्नमेंट उनको एक्सरसाइज करे।
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा जाए, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ये इस तरीके से हर रोज हर दूसरे दिन ये कौम को एक नया लॉलीपॉप दे के इतना टका झूठ बोलता है ये शख्स कि इसकी मिसाल नहीं मिलती पूरी। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह के झूठ बोले होंगे और इस तरह का अंदाज अपनाया। नहीं चीमा साहब वो असल पॉइंट ये है कि वो जो 10 MPs हैं परवेज इलाही साहब को डाल के ऑब्वियसली पंजाब असेंबली के अंदर, वो परवेज इलाही साहब के हाथ में है, पूरी तरह कंट्रोल है, आप लोगों का तो कोई लेना देना नहीं ना उसके साथ। देखिए अब तक तो मैं ऐसे ऑनेस्टली बात तो यही है कि वो परवेज इलाही साहब के कंट्रोल में ही है, उन्हीं के कंट्रोल में ही होंगे। लेकिन इनके अपने जो लोग हैं या अगर उनमें से कुछ लोगों का राब्ता चौधरी शिहाब हुसैन साहब के साथ है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके अपने भी जो लोग हैं वो भी तो देखे ना कि वो किस हद तक इनके साथ ठहरे होंगे, और अगर वो ठहरे होंगे तो इनको बेफिक्र होना चाहिए, इनको ये फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। और अगर ये इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊपर जा चुका है तो फिर इलेक्शन से इनको नहीं घबराना चाहिए। तो ये तो उस ऑप्शन को फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए इमरान खान साहब पिछले 7 माह से तड़प रहे हैं। सर तारिक साहब वो तो खबर आई है कि परवेज इलाही साहब ने असेंबली तहलील करने की समरी साइन करके इमरान खान साहब को दे दी है। तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हैं जब समरी साइन? सर मुज़ाकरात का क्या है, आके मुज़ाकरात कर लें। सर मुज़ाकरात किस चीज के लिए करना चाह रहे हैं? वो इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं सर। तो इलेक्शन तो खुद ब खुद हो जाएंगे जब असेंबली तहलील हो जाएगी। सर वो तो आम इंतखाबात मांग रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे करवा लें। आप देखे ना जब 2 प्रोविंशियल असेंबली बड़े सूबों की जब वो तहलील हो जाएगी तो उसके बाद तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि वो दोनों बड़े सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे। अपनी पॉपुलैरिटी ग्राफ वो भी चेक कर लेंगे, गवर्नमेंट भी चेक कर लेगी, पीडीएम की पार्टी भी चेक कर लेगी। इस तरह नहीं है। बात यह है ये प्रेशर टैक्टिक्स है, इससे चाह रहा है कि किसी तरीके से मेरे साथ बैठे और मेरा नहीं ख्याल कि ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब आपका। नाज़रीन मुस्लिम रहनुमा गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। इमरान खान साहब के बारे में वो यही कह रहे हैं कि नहीं लगता कि वो इलेक्शंस कराने के मामले में सीरियस हैं। अगर ऐसी बात होती तो अगर सब कुछ उनके हाथ में है, सारे पत्ते उनके हाथ में है, असेंबलियां तहलील करें और करवा रहे इलेक्शन, आपको तो फायदा है इस बात का कि सूबाई असेंबलियां जो है वो एक दफा फिर आपके पास जो है वो वापस आ जाएंगी। इसी मामले पर मजीद बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान बंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार आमिर जियाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर जियाद साहब ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी अभी तारिक बशीर चीमा साहब की। इमरान खान साहब ये जो मुज़ाकरात की बात करते हैं इसकी लॉजिक समझ नहीं आती कि अगर आपका सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आप इलेक्शंस कल लड़ सकते हैं, आप कह रहे हैं मैं पॉपुलर भी हूं, तो व्हाई वुड यू वांट टू वेट? आप तो कहेंगे जी कराएं इलेक्शन, फौरन अभी करवाते हैं, करवाएं, असेंबलियां तहलील करवाएं। हमें हमारे पास पंजाब और केपी जो है अगले 5 साल के लिए दोबारा हमारे हाथ में आ जाता है। समझ नहीं आ रही है इमरान खान साहब की इस मूव की। अच्छा इसका मंसूर बेहतर जवाब तो ज़ाहिर है कि कोई पीटीआई के कोई रहनुमा या उनके साथी ही दे सकते हैं। मैं तो दूर से जो देख रहा हूँ जो चीज़ है, एक तो आपने बड़ी अच्छी तमहीद बांधी और उस पर वो मुझे ख्याल यह है कि सियासतदानों का काम जो होता है वो ख्वाब दिखाना होता है, विजन देना होता है। और सारे सियासतदान जो हैं वो वादे भी करते हैं और वो वादे अक्सर जो होते हैं पूरे नहीं होते। और उसकी वजह गालिबन ये होती है जो मैं समझता हूँ कि जैसे इमरान खान बहुत सारे वादे नहीं पूरे कर सके। वो जिस सिस्टम के तहत काम कर रहे थे वो सिस्टम के वो जो सिस्टम था उनका बहुत मजबूत साबित हुआ और वो उसके मुकाबले में कमज़ोर साबित हुए, क्योंकि एक जो उनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं थी, एक कहते हैं ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं थी, तादी थे। जो सारी तादीलें वो पेश करते आए हैं और करते रहेंगे, उनके साथी भी यही कहते हैं। अच्छा दूसरी बात ये हुई कि जो एक मिनट आमिर साहब सॉरी मैं कलामी कर रहा हूं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जी वो सिस्टम के मोहताज थे, उनके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो जो वादे किए हुए थे वो वादे पूरे नहीं कर सके। लेकिन सर यही इमरान खान साहब खुद भी ये कहा करते थे कि जनाब मेरे पास अगर मुझे कोलिशन बनानी पड़ी और मजबूरी की हुकूमत करनी पड़ी तो मैं नहीं करूंगा। ही ऑप्टेड फॉर दिस एंड व्हेन यू ऑप्टेड फॉर दिस ऑब्वियसली देन यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस। आप अगर नहीं कर सके तो यू नीड टू आंसर कि आप क्यों नहीं कर सके। ये बहाना तो नहीं चलेगा ना। आई नो मतलब लेट्स ओपन द बॉक्स एंड से कि जी इमरान खान साहब यही कहते हैं और जी मेरे हाथ में तो था ही कुछ नहीं, सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में था। तो भाई अगर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में था आप छोड़ देते हुकूमत, आपने क्यों ली हुकूमत?
नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान को ये खुशगुमानी होगी कि जो जो उनके साथ रियासती इदारे हैं उनकी मदद से वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि जब उनके पास इख्तियार आए या कम इख्तियार आता है या ज़्यादा इख्तियार आता है, एक अलग बहस है, तो उसमें उसको पता ही चला कि सिस्टम इतना मजबूत है कि उसको वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते उन चीज़ों पर जिसके जो उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब थी। उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब जो था वो एहतसाब करीब था। तो वो पता चला कि जी हमारा जो प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसमें जो है आप एक कातिल को सजा नहीं दे सकते, वाइट कॉलर क्राइम वाले को क्या देंगे। तो ये उनकी एक नाकामी थी और वो सिस्टम की एक बड़ी, हमारा सिस्टम माशाल्लाह इतना मजबूत है कि वो कहते हैं ना कि आप कितना ही जोर लगा लें कि मैं इस्लाहात करूंगा और मैं चीज़ों को तब्दील करूंगा, नहीं होती। और हमने देखा कि बड़े बड़े इसमें तुरम खान वो लोग भी आए कि जिनको 2/3 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिली, लेकिन वो इस सिस्टम के हाथों नाकाम हुए और वो अपनी चीज़ें अमल दरामद नहीं कर सके। बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़हीन व फ़तीन खातून हुआ करती थी, उन्होंने क्या तीर मार लिए। तो बात यह है, मैं बुनियादी सवाल करता हूँ कि गुज़िश्ता 50 साल से इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत है और पार्लिमानी जमहूरियत के जो खालिक यहाँ पर हैं, मतलब है जो जिन्होंने 73 का आइन दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके दौर से लेकर आज तक कभी इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसमें बड़े बड़े ज़हीन लोग आए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ है, इसलिए नहीं आया कि फिर हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है सिस्टम के डीएनए में, इसके खमीर में जो है वो इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है। इसमें कोई भी आ जाए, मंसूर अली खान को हम बना दें, आपको बना दें, बड़ी आप नेक नियति से करेंगे, अफनान साहब आए बड़े अच्छे आदमी, ये कर लें, लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग नाकाम हो जाते क्योंकि आप कोई इनकलाबी उस सूरत हाल के शिकार नहीं कि आप हर चीज़ को तब्दील कर देंगे। इंटरेस्टिंग कमेंट अफनान साहब से इसी के ऊपर कमेंट लेना चाहूंगा। अफनान साहब, कंपैरिजन दिया है आमिर ज़िया साहब ने, एक्चुअली कंपैरिजन दिया, नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र किया, बहुत बड़े लीडर थे। वोट को इज्जत दो का नारा आप लोगों ने मारा, रोटी कपड़ा मकान का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मारा, लेकिन सिस्टम इतना तगड़ा था कि आप लोगों के लीडर भी जो है वो उसका डिलीवर नहीं कर सके। आप एक्सेप्ट करेंगे कि आज इमरान खान साहब के साथ भी वही ट्रेजेडीज हो रही हैं, वही सब कुछ हो रहा है जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, ये कम से कम आप देंगे इमरान खान साहब को? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि इसी निज़ाम के अंदर जो है वो सीपैक हुआ, इसी निज़ाम के अंदर न्यूक्लियर धमाके हुए, इसी निज़ाम के अंदर हज़ारों किलोमीटर की मोटरवेज बनी, डैम बने, रेल रोड्स बनी। तो और अभी नहीं, मतलब मैं कोई आज से 50 साल पुरानी वाली बात भी नहीं कर रहा कि भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, मैं अभी पिछले 2013 से 2018 के दौर की आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो बात यह है कि निज़ाम जो है वो इस मुल्क में सदारती भी रहा है। 14 साल का सदारती निज़ाम के बाद आपको तोहफा मिला बांग्लादेश का, ज़ियाउल हक साहब के 11 साल के बाद पूरे मुल्क में जो इसी सिस्टम में अफनान साहब, इसी सिस्टम में पनामा हुआ, इसी सिस्टम में पनामा की जगह अकामा की वजह से नवाज शरीफ साहब गए, इसी सिस्टम में JIT बनी, इसी सिस्टम में RTS बैठा, तो ये सब कुछ तो आप लोग भुगत चुके हैं ना। फिर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो है वो लोग जो चलाते हैं निज़ाम को वो बहुत अहम होते हैं। आप जो है वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मसला नहीं है, मसला तो जो हमारी जो अपनी जो हमारा कल्चर है, जो हम जो खुद जो हमारी अपनी नाकामी है, हम उसको उठा के निज़ाम पे डाल देते। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया, वो मैं सुन रहा था, एक जो है वो एक कोई सहाफ़ी तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, एक साहब थे जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो ये फरमाते हैं कि जी जो सदारती निज़ाम होता है ना, अगर कौम के अंदर इखलाकी इक़दार कम हो तो सदारती निज़ाम बेहतर होता है। अच्छा, वैसे अगर इखलाकी इक़दार कौम के अंदर ज़्यादा हो तो पार्लिमानी निज़ाम ज़्यादा बेहतर होता है। अब आप मुझे बताएं इसका क्या बंदा सर पकड़े। एक चीज अफनान साहब, एक मिनट मैं एक चीज जरा करेक्ट कर लूं, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट, ये कादिर मंदोखेल साहब, आपका फ्रेम जितनी दफा उल्टा हो रहा है ना, ये उतनी दफा उल्टा हो रहा है जितना पाकिस्तान में निज़ाम जितनी दफा उल्टा होता है। तो बराए मेहरबानी अपने फोन का जरा स्क्रीन को चेक कर लीजिएगा, ये बार बार चेंज हो रही है, तो ये ना हो कि हमारा निज़ाम भी जरा उल्टा पुल्टा हो जाए, बराए मेहरबानी। ऑन अ लाइटर नोट, अफनान साहब प्लीज कंटिन्यू। फोन आ रहा है जी, मैं यही कह रहा था कि ये पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर इमरान खान साहब ने फरमाया था कि अगर आपके मुल्क के अंदर आपकी जो कौम है उसके अंदर इखलाकी इक़दार कम हो तो जो है वो बेहतर होता है सदारती निज़ाम हो, वरना अगर ज़्यादा हो तो फिर पार्लिमानी निज़ाम ठीक होता है। अब आप मुझे बताएं कि ये कैसी कैसी बातें लोग बोल देते हैं कि मतलब फ्रांस में सदारती निज़ाम है, बरतानिया में जो है वो
पार्लिमानी निज़ाम है, अमेरिका में सदारती निज़ाम है। मतलब आप कोई कौम को हर वक्त आपने बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो नई नई आप कहानियां गढ़ते हैं। और मुझे अफसोस इस बात का था जिनके सामने वो बैठ के बात कर रहे थे उन्होंने सवाल नहीं पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि पार्लिमानी हो या सदारती हो, मसला हमारा ये है। आप ये बेसिकली आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ओरिया मकबूल जान साहब को दिया गया ना, आप उसी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, इफ आई एम करेक्ट। जी जी बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं मैं, जी उसी की कर रहा हूं। चलें वो मैं आपको वैसे बता देता हूं, ओरिया मकबूल जान साहब पार्लिमानी जमहूरियत पे वैसे भी यकीन नहीं रखते। ये बात उन्होंने वो खुलेआम कहते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मुझे कई दफा ये बात कह चुके हैं, तो शायद इसीलिए उन्होंने सवाल आगे से नहीं किया क्योंकि वो पार्लिमानी निजाम पे यकीन नहीं रखते। मुझे एक ब्रेक लेनी है, अरे पार्लिमानी निजाम में बार बार ब्रेक लगती है, मुझे भी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं कादिर मंदोखेल साहब के सामने भी एक सवाल रखूंगा। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझसे मुज़ाकरात कर लें, लेकिन संजीदगी लगता है हुकूमत की जानिब से नहीं दिखाई जा रही, या वो लगता है कि इमरान खान साहब की बात को सीरियस ले ही नहीं रहे और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ऐसा ही है? जानते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम इमरान खान साहब के प्रपोजल के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने हुकूमत को कहा है, पीडीएम की इत्तेहादी जमातों को कहा है कि मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें वरना फिर मुझे असेंबलियां तहलील करनी पड़ जाएंगी। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, आज सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हो गया है और सुनने में आया है कि उन्होंने भी अपने इस्तीफे इमरान खान साहब को जमा करवा दिए हैं और वहां पे भी मामला जो है वो आप लोगों के लिए बड़े परेशानकुन साबित हो सकते हैं। तो बेहतर नहीं है कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाया जाए, इमरान खान साहब की इस ऑफर को कबूल कर लिया जाए? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। आपको याद होगा 2018 में RTS सिस्टम बिठाने के बावजूद, इलेक्शन में धांधली के बावजूद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर तो ने कहा आइए निसाके मईशत पे बात करें। उसके बाद जो इनके अल्फाज थे वो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कहते थे अपोजिशन के बारे में। उसके बाद जब ये अदम एतमाद की तहरीक पास हो गई है और उसके बाद जाके ये धरना वरने की जो धमकी दे रहे थे JSQ पे हमला करने के लिए, पिंडी में धरना देने के लिए वगैरह, उस वक्त भी हुकूमत ने 11 रुकनी काबीना की कमेटी बनाई जो PTI के लोगों के साथ मुज़ाकरात करे। आपको ये भी याद है कि शख्स ने ये बोला कि इनकी औकात क्या है इनसे मुज़ाकरात करने का, मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ चुप चुप के गाड़ी की डिक्की में मिलते थे और सामने लोग तालियां बजा रहे थे। आप इससे अंदाजा आपको नहीं हो गया है कि हर चीज पे हुकूमत ने फेल कर दी, हर चीज पे हुकूमत ने उनके सब गाली गलौज के बावजूद उनके साथ बात करने की कोशिश की है। अब ये चला हुआ कारतूस है जो पहले उसने 25 मई को 6 दिन का बोला था, 6 महीने भी मैं इस्लामाबाद नहीं आ सका। फिर 26 नवंबर को जो उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो भी आपने कहा देखा उनका मैं समझा तोड़ूंगा। ये समझा तोड़ने के साथ साथ 26 नवंबर से आज 3 दिसंबर है और अभी आज फरमाया कि इसी महीने में मैं इसमें तोड़ूंगा। भाई जब आपकी असम्बली आप तोड़ रहे हो तो आप इतना तूल क्यों दे रहे? पहले तो आपको जब हुकूमत आ गई तो आपने कहा 1 हफ्ते के मेहमान है, 15 दिन के मेहमान है, अब आप 9 महीने 10 महीने बाद भी इलेक्शन पे तैयार है, ठीक है। अब ये इसकी दाल नहीं गलने वाली है और यू टर्न का तो ये बानी है, ये तो यू टर्न को बड़े फख्र अंदाज में कहते हैं, बड़े आदमी की निशानी है, जबकि हम उसको कुछ और कहते हैं। सवाल ये है कि जब इन्हें चौधरी परवेज इलाही को डाकू का, फिर उसी डाकू बकौल इनका उनको वज़ीर आला बनाया और फिर उसी वज़ीर आला और उनके वज़ीर दाखिला पूरे पंजाब काबीने ने जो उनके ऊपर हमला हो उसको एक FIR नहीं दर्ज कर सके। तो आप कौन सी दुनिया में रहते हो जब एक वज़ीर आला उसकी काबीना अपने कायद के ऊपर हमले की जो कि एक गलत हमला था। कादिर साहब कथा कलामी की माज़रत कादिर साहब, लेकिन देखें आप उनको बुरा भला जितना मर्जी कह लें, जो मर्जी कह लें, आपको कितने बुरे क्यों ना लगते हो, सियासतदान जाहिर बात है जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं वो एक दूसरे को बुरा भला समझते हैं, ठीक है, लेकिन जिस जंक्शन के ऊपर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, क्या जैसा भी है अगर आप नून लीग के साथ बैठ सकते हैं, आप भी तो नून लीग को एक जमाने में क्या क्या कुछ कहा करते थे और नून लीग आपको पता नहीं क्या क्या कुछ कहा करती थी, लेकिन इसके बावजूद आप लोग बैठे आज इकट्ठे एक ही हुकूमत में बैठे हुए। 90s के अंदर मतलब आमिर रियाज साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं अगर आमिर रियाज साहब को 25 साल पीछे ले जाऊं और जवान कर दूं, पहले तो वो मुझे थैंक यू कहेंगे और उसके बाद उस वक्त मैं अगर उनसे पूछूं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या एक दिन आपस में इकट्ठे बैठ के हुकूमत बना सकते हैं, तो कहेंगे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन आज हुआ है ना,
तो इसीलिए दरवाजे कभी बंद तो नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस ऑफर को कबूल कर लिया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, ऑफर तो हम जरूर के कबूल करते अगर वो 25 मई से पहले बैठते। जब एक शख्स नाकाम हो गया अपनी तमाम तर धमकियों के बावजूद, अब उसके साथ क्या बैठना है? और फिर वो बैठने की भी कहते हैं पहले इलेक्शन का ऐलान करो फिर बैठे। तो भाई जब इलेक्शन के ऐलान हो जाता है तो फिर किस बात का बैठना? तो फिर तो खत्म हो गई बात। और आपने दुनिया में कहीं देखा है दो ग्रुपों, दो खानदानों, दो भाइयों, दो मुल्कों के बीच में जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुज़ाकरात के अंदर ही एजेंडा तय हो जाता है। एडवांस पे शर्तें कोई फरीक एक दूसरे की नहीं मानती है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है, आमिर रियाज साहब की बात क्यों कहते हैं सियासतदान हमेशा जो है ना वादे करते हैं। तो भाई ये सियासतदान ही जिसने इस मुल्क को एटमी मुल्क बनाया, ये सियासतदान ही जिसने इस मुल्क को शिमला मुआहिदा किया, सियासतदान ही जिसने स्टील मिल बनाया, ये सियासतदान ही है जो पाकिस्तान को ये सारी जो डॉक्टर अफनान नासिर गिराया किसी तजिया निगार नहीं किए, ये सियासतदान ही किया है। और अभी भी आवाम की जो तवक्को है वो सियासतदानों से है। किसी तजिया निगार ने न हुकूमत करनी न हुक्मरानी करनी। आप जरूर तनकीद करें, आपका हक है, लेकिन आखिर इस मुल्क को सियासतदान ही चलाना है और सियासतदानों ने ही बनाया कायदे मोहम्मद अली जना से लेके। सवाल ये है, आमिर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आमिर साहब का सर एक मिनट, आमिर साहब का हक बनता है, वो इस पे जवाब तो देना चाहेंगे ना? जी आमिर साहब करें, आप रिस्पॉन्ड करें जी। नहीं, यकीनन सियासतदानों के कारनामे हमारे सामने हैं और जो उन्होंने कहा उस पर कोई मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ बर्बादी भी बहुत हुई है। बर्बादी ये हुई है कि आपने देखा कि स्टील मिल बनाई, फिर उस स्टील मिल को बिल्कुल खोखला कर दिया और क्या आज वो स्टील मिल इस हद तक चली गई कि वो बंद हो गई। फिर आपने देखा कि पीआईए बड़ा अच्छा आपकी एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भर्तियां कराई गई वहाँ पर कि आज पीआईए जो है दिवालिया के करीब है। पाकिस्तान रेलवे एक ज़माने में बड़ा अच्छा काम किया करती थी, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की सियासी भर्तियाँ की गई कि वो बर्बाद हो गया इदारा। तो एक के बाद दीगरे मैं आपको इतनी मिसालें दूँ कि जहाँ पर हमारे सियासतदानों ने जो अकरबा परवरी जो बदउनवानी की है उसकी वजह से हमारे इदारे, हमारी रियासत जो है घुटनियों पर आ गई है। मैं जब अपने सियासतदान दोस्तों की गुफ्तगू सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी और दुनिया में रह रहे हैं और एक आम पाकिस्तानी किसी और दुनिया में रह रहा है। हम लगता है ये कि इनको इस बात के इदराक नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी किस मुश्किल का शिकार हैं। और जिस तरह की हम इनकी गुफ्तगू सुनते हैं उसमें लगता नहीं कि वो जो खलूस है मुल्क के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए और अवाम से जो एक मोहब्बत और एक ताल्लुक जुड़ना चाहिए वो मंसूर हमें नज़र नहीं आता किसी तरह से। आप देखें कि टाइटैनिक में छेद हुआ है और ये लोग उसी तरह से ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं ऊपर टॉप उसमें बैठे हुए। तो बात ये है कि इनके कॉल ऑफ फेल में तमाम की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फलां ने अच्छा किया फलां ने वो किया। आप कादिर साहब मुस्कुरा रहे हैं, कादिर साहब मुस्कुरा रहे हैं और रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कादिर साहब आप लोग ऑर्केस्ट्रा लेके, हम बड़ा सिविलाइज अंदाज से बात कर रहे हैं जी। हाँ जी कादिर साहब, ऑर्केस्ट्रा सर, ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठे हुए आप लोग जी। दुनिया में दो काम बड़े आसान है, किसी पे तनकीद करना, किसी को मशवरा देना, खुद कुछ नहीं करना है। नंबर एक बात, स्टील मिल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने लाया, अगर उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने नहीं चला सका तो पीपल्स पार्टी या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कोई कसूर नहीं है। पहली बात, पीआईए की बात करूं, यही पीटीआई हुकूमत थी जिन्होंने ये कहा कि हम पीआईए को अपने पांव पे खड़ा करेंगे और उसके बाद उसी पीटीआई की हुकूमत ने पीआईए के मुलाजमीन को निकाल दिया। आज मैं खसूसी कमेटी का चेयरमैन हूं। हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुकूमत 1993 से जो ज्यादती हुई जिन मुलाजमीन के साथ एक एक को हम बहाल करेंगे, एक एक को हम इंसाफ देंगे। जो माजी के कादिर साहब एक मिनट, कादिर साहब मुझे कादिर साहब एक चीज याद आ गई, क्योंकि मुझे आज ही फोन आया इस टॉपिक के लिए। तो क्योंकि आपने मुलाजमीन को बहाल करने की बात की तो मुझे आज ही एक फोन आया था। एक कमेटी बनी हुई है जिसके गालिबन आप सरबरा हैं और वो है पीटीडीसी के मुलाजमीन के हवाले से कि उनकी बहाली का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, गालिबन आप उस कमेटी के सरबरा हैं। सर उसके मामले पे मुझसे सवाल किया गया कि जी वो कहां तक पहुंचा है। उनको पता लगा कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं तो जरा उसका भी जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने सवाल किए और हमारे मोहतरम जो तजिया निगार है इफ्तिखार अहमद साहब, वो भी लंदन से फोन करते हैं। पिछले जुमेरात को जब मीटिंग हुई है, वो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों के हवाले की गया, मगर उसके साथ जो मुलाजमीन है जो चंद सौ है उन मुलाजमीन को सूबे गोद लेने को तैयार नहीं है। तो मैंने पिछले मीटिंग में उनको जो सरबराह था उनको ये कहा कि आप प्रपोजल ला दे, अगर यही प्रपोजल है कि सूबे मुलाजमीन को नहीं लेते और प्रॉपर्टी खरबों के लेते हैं तो मैं असेंबली में बिल पेश करूंगा कि ये प्रॉपर्टी वापस इनसे लिया जाए सूबों से और वफाक चला ले।
आपका दायरा चला ले, क्योंकि मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं मिल रही, मुलाजमीन को मजीद जो ना वो वैकेंसीज नहीं बन रही है। तो ये इसके ऊपर काम में करो तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में इनके ऊपर अगर मेरी कमेटी के लेवल पे काम हो सके तो ठीक है, नहीं तो कौमी असम्बली में अलग इसके लिए बिल लाऊंगा और इन प्रॉपर्टी को वापस वफाक के हवाले करके और बाकायदा तरीके से उसको चलाएंगे जो कि पहले चलता था। वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अफनान साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, वैसे आपके वालिद साहब का ताल्लुक भी पीआईए के साथ था और चूंकि इन्होंने अभी आमिर जाद साहब ने पीआईए का भी जिक्र किया कि सियासतदानों ने ही फिर उसका बेड़ा गर्क भी किया है, तो सियासतदान सर, अगर बात वही है कि अगर एक मौका आया हुआ है कि सियासतदान आपस में बैठ के किसी इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं और असेंबलियों की तहलील को रोका जा सकता है, तो सर कोई गुफ्तगू तो हो, कोई प्रपोजल तो दें। आज आपकी पार्टी की जानिब से ख्वाजा साद रफीक ने और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ टर्म एंड कंडीशंस आप जो है वो पहले ना तय करें, हम वैसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तो प्रपोज आप लोग भी करें ना, ताकि मामला आगे तो चले। देखिए, बात यह है कि हम जो है वो हर कोई आईनी और कानूनी इनकी जो ख्वाहिशात हैं उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है वो कोई अगर ये कहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो होगा और जो है ये इतने वक्त में ये नहीं किया तो मैं यूं कर दूंगा, तो भाई आपने पिछले 6-8 महीने भी जो करना था कर लिया, सारी कौम ने देख लिया आपकी हकीकी आजादी, आपकी वो अमर बिल मारूफ, उसका सबका क्या बुरा लग रहा है। लेकिन मुझे ना एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आप ही के पास आऊंगा, प्लीज आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा। नाज़रीन, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासतदानों के किरदार के हवाले से बात हो रही थी, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे अनफॉर्चुनेटली ब्रेक पे जाना पड़ा। सोहेल साहब, एक दफा फिर माजरत, आपकी बात मुझे काटनी पड़ी, प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस हुआ आमिर भाई की बात ये सुन के कि इनको हमारी बातों में खलूस नज़र नहीं आता, मगर इनको इमरान खान की बातों में या जो इस मुल्क में डिक्टेटर्स जो पहले रहे हैं उनकी बातों में खलूस नज़र आता है। पीआईए जो है वो एम्प्लॉयज़ ने तबाह नहीं की, जो किक बैक्स की बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं 777 की, जिनके अंदर परवेज मुशर्रफ इन्वॉल्व था, उसकी वजह से ये एयरलाइन बैठी है, उससे पहले ये एयरलाइन ना बैठती। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि सियासतदान साथ ना बैठे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया कि इसलिए था ताकि हम साथ बैठ के मामलात को हल करें। किसने ये इमरान खान का प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करके पाकिस्तान की सियासत को तबाह बर्बाद किया, इखलाकियात को तबाह बर्बाद किया, और अब उसको अब कहते हैं उससे बात करो। क्या बात करें उसको? उसकी तो सारी ट्रेनिंग ही ये हुई है कि हमें वो गालियां दे। उसका तो 1 पॉइंट एजेंडा था इमरान खान का कि बस इनको गालियां दो, ये 2 खानदान इनको गालियां दो। इसके अलावा उसने किया क्या, आप मुझे बताएं। 10 साल के पीके में उसने क्या किया? 350 डैम बोले थे, कितने डैम बनाए? 10 डैम बड़े कहते थे हम बनाएंगे, कितने डैम बनाए? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट गिनवा दे मुझे 4 साल में इमरान खान का, कोई एक प्रोजेक्ट। सेहत कार्ड दिया है सर, 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया है। ऐसा देखें अफनान साहब, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, कुछ किया है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहें बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। उन्होंने भी कुछ चीजें की हैं, नून लीग ने भी कुछ चीजें की हैं, बिल्कुल ही वाइप आउट ना कर देना इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जो है वो जो 10 लाख रुपए वाला जो सेहत कार्ड है, चलें आप कह रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं, हालांकि बहुत सारे लोगों को उसमें मसाइल है, लेकिन चलें ठीक है। बात यह है कि आपने कहा था कि ये पिछले सारे के सारे चोर हैं, वो ये हैं वो हैं, मैं आऊंगा तो दूध और शहद की नहरें होंगी। आप तो सारी दुनिया को बुरा, आज तक आप बुरा भला कहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस आपकी बताने जोगी नहीं है। आप बताएं ना, आज तक कोई इनसे पूछता क्यों नहीं है कि तुमने 4 साल में क्या किया इस मुल्क के लोगों के लिए? कितने ये महंगाई करते हैं, ये इकोनॉमी इस इकोनॉमी का जनाजा निकाल के इमरान खान गया है। ये महंगाई का मसला इमरान खान ने शुरू किया है। हमारे 5 साल के दौर को उठा के देख ले, लोगों से पूछ ले, महंगाई नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब और आमिर जाद साहब। अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से आई विश मैं डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ा सकता। वील मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।